अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट हंसते मुस्कुराते अपने घरों में शादोबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। एजुकेशन विद EF चैनल में खुशामदीद। आज मैं MTH 101 का लेक्चर नंबर 4 कवर करूँगी। लेक्चर नंबर 4 जो है उसमें लाइंस और स्लोप के बारे में कुछ डिफ़ाइन किया गया। लाइन क्या होती है? लाइन होती है सिंपल एक लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन सेगमेंट, ये लाइन होती है। स्लोप क्या होती है? किसी भी चीज़ की ढलवान को स्लोप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग माउंटेन्स देखते हैं, हिल्स देखते हैं, तो जो चीज़ जो है वो ढलवान क्रिएट करे यानी स्टीपनेस क्रिएट करे वो कहलाती है स्लोप। तो अब ये जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम लोग माउंटेन्स और हिल्स वगैरह जो हैं वो नोटिस करते हैं कि उनमें जो है वो स्लोप और स्टीपनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये भी उसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अच्छा जी, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बेसिकली ग्राफ के लिहाज से, तो हम उसी को ही जो है फॉलो करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट आता है x1, एक पॉइंट आता है x2, यहाँ पे आता है y1 और यहाँ पे पॉइंट आता है y2। ये y एक्सिस है, ये है मेरे पास x एक्सिस। आप फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक पार्टिकल है जो यहाँ से, ये है लेफ़्ट साइड और ये है राइट साइड। ये जो लेफ़्ट से लेकर राइट तक वो मूव कर रहा है इसी लाइंस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से वो मूव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इस पॉइंट से मूव करता है, ठीक है, अगर वो लेफ़्ट से राइट तक इस पॉइंट पे मूव करता है तो ये पॉइंट मेरे पास आ जाता है P1, x1 और y1। क्योंकि ये पॉइंट x1 और y1 पर मुश्तमिल है और p पॉइंट से मैंने इसको ज़ाहिर कर दिया कि ये दोनों इन दोनों एक्सिस के ऊपर से इस पॉइंट से वो मूव करना शुरू करता है। अच्छा, फिर वो एक पॉइंट तक जाता है, यहाँ तक जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक आया है और इसको मैं मेंशन कर देती हूँ P2, x2 और y2। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये मूव करता है, तो सबसे पहले वो कैसे मूव करेगा? वो नीचे से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर स्लोप तक पहुंचेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो तय करेगा, वो होगा x2 माइनस x1 और ये कहलाएगा रन। जब ये चीज़ ऊपर की तरफ जाएगी तो ये कहलाएगी राइज। जैसे तलू होना, सूरज तलू होता है तो हम कहते हैं सनराइज़। तो ये राइज हो जाना, बढ़ जाना, तुलू हो जाना। और ये चूँकि y एक्सिस के ऊपर है तो हम इसे कहेंगे y2 माइनस y1। अब यहाँ पे जो स्लोप बनती है, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो स्लोप बनती है ये हम कहलाती है इन दोनों रन और राइज की स्लोप, जिसको हम m से जाहिर करते हैं, ठीक है। पार्टिकल जो है, जो भी हमारा एक पार्टिकल्स था वो रन करता है x2 माइनस x1 से, फिर वो मूव करता है y2 माइनस 1 से इन y डायरेक्शन, और फिर ये x2 माइनस x1 जो है वो रन करता है सबसे पहले लेफ़्ट से राइट की तरफ x2 माइनस x1 x की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो है वो रन करता है। फिर उसके बाद ये y की डायरेक्शन तक y2 माइनस y1 तक मूव करता है और यही पोर्शन कहलाता है राइज और ये हॉरिजॉन्टल चेंज कहलाता है रन। ये वाली जो है ये हमारी कहलाती है वर्टिकल और ये हमारी कहलाती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अच्छा जी, इसमें हमने राइज और रन के बारे में डिफ़ाइन कर लिए। ग्राफ के ऊपर ही था सारा कि हमारे पास लेफ़्ट से लेकर राइट तक एक एक्स वर्सेस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से लेकर जो डायरेक्शन कोई भी पार्टिकल है वो अगर मूव करता है तो वो रन होती है x2 माइनस x1 और फिर वो ऊपर राइज की तरफ जाएगी y2 माइनस y1। और ये जो पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट से वो मूव करता है तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे वो पहुंचता है। यहाँ से उसने मूव करना शुरू किया यहाँ तक, फिर ये ऊपर की तरफ पहुँचा, ठीक है। अब अगर एक बंदा जो है वो पहाड़ी पे चढ़ना चाह रहा है, ठीक है, पहाड़ी पे क्या वो सीधा ऊपर ही पहुंच जाएगा? नहीं, उसको पहाड़ी पर चढ़ने के लिए पहले नीचे वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें भी सिंपल सी बात है कि पहले वो यहाँ एक्स एक्सिस की जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन को फॉलो करेगा, फिर उसके बाद वो वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को फॉलो करेगा और फिर वर्टिकल एक्सिस यानी राइज के ऊपर जाएगा और इस पॉइंट पे जाके पहुंच जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था और जो सेकंड पॉइंट जहाँ उसने स्टॉप किया है, ये जो है वो क्या बना रही है? स्लोप बना रही है। क्या बना रही है? स्लोप बना रही है। जहाँ से इसने स्टार्ट किया उसको हमने x1 y1 का नाम दिया क्योंकि दो एक्सेस बनते थे x1 और y1, और जहाँ उसने स्टॉप लिया वो x2 y2 के दरमियान था, इसलिए हमने उसको x2 y2 का नाम दे दिया।
अच्छा, जो स्लोप होती है वो उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एम से ज़ाहिर करते हैं। स्लोप को बेसिकली हम किससे ज़ाहिर करते हैं? एम से। एम जो है वो होता है राइज़ और रन। अब देखिए राइज़ और रन, राइज़ में हमारे पास क्या है? y2 माइनस y1 और रन है हमारे पास x2 माइनस x1। तो ये आगे जी स्लोप की प्रॉपर सी डेफिनेशन थी। इसमें जो है वो x2 जो है और y2 ये इसने दिखा दी। अच्छा, फिर वो कहता है कि सपोज़ करें, अब उसने एक और ग्राफ दिया है और वो कहता है कि आप सपोज़ करें कि आपके पास एक और ग्राफ है और इसमें जो है वो इसी पॉइंट से P1 से x1 और x1 के पॉइंट से शुरू करता है, राइज़ करता है, फिर ये जो है रन करता है, फिर ये राइज़ करता है और इस पॉइंट पे आता है P2 x2 और y2 के पॉइंट पे। कहता है इस स्लोप पे उसको 2 पॉइंट्स और मिलते हैं। अब वो इन पॉइंट्स को कैसे ज़ाहिर करेगा? P1 डैश x1 डैश y1 डैश और इस वाले पॉइंट को ज़ाहिर करेगा P2 डैश x2 डैश और y2 डैश से। ठीक है, ये किस तरह ज़ाहिर करेगा? और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा, जाहिर सी बात है इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है वो Q से ज़ाहिर करेंगे। ये आ जाएगा x2, स्लोप जो बनेगी x2 डैश माइनस x1 डैश और y2 डैश माइनस y1 डैश। तो ये इन दोनों के दरमियान स्लोप होगी, यानी एक जो है उसके दरमियान भी स्लोप जो है बन सकती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लोप का फार्मूला था y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो अगर मेरे पास इसका स्लोप का फार्मूला निकालना पड़ेगा इन डिस्टेंस के दरमियान, ये जो स्लोप के दरमियान 2 पॉइंट्स क्रिएट हुए हैं और इसका जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं निकालूंगी तो m डैश y2 डैश माइनस y1 डैश ओवर x2 डैश माइनस x1 डैश। अच्छा, नीचे उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि आपने स्लोप फाइंड करना है, तो वो हमें कुछ पॉइंट्स भी दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखें, वो हमें पहली एक चीज़ दे रहा है, वो कहता है कि हमारे पास 6 और 2 एक ऑर्डर्ड पेयर है और 9 और 8 दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है। ये हमारे पास x1 y1 x2 और y2 आ गया। अब हमने इसमें से स्लोप निकालनी है। हमारे पास होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब यहाँ पे मेरे पास y2 क्या है 8 माइनस y1 क्या है 2, x2 मेरे पास क्या है 9 और x1 मेरे पास क्या है 6। ये क्या आ गया 6 और 9 में से 6 का 3, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, m इज इक्वल टू 2। अच्छा जी, इसी तरह उसने b दी, अभी आप देखते जाओ। अब उसने हमें बी पार्ट दिया है। बी पार्ट में उसने हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं 2 और 9 और तीसरा भी उसने हमें दिया हुआ है 4 और 3। तो हमारे पास स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 x2 y2 है। तो y2 मेरे पास क्या आ गया 3 और y1 मेरे पास क्या आ गया 9 और x2 मेरे पास आ गया 4 और x1 आ गया, ये मेरे पास आ गया -6 और -2 माइनस माइनस से कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, m इज इक्वल टू 3। तो ये मेरे पास जो है वो कुछ स्लोप्स आई हैं। तो सॉरी, यहाँ पे मेरे पास 4 है, तो ये चीज़ मेरे पास माइनस में नहीं आती। तो ये है -6 ओवर 4 में से 2 जाएंगे तो 2, 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास यहाँ पे स्लोप -3 में आता है। इसी तरह थर्ड को हमने सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास आंसर आता है 0। तो नेगेटिव स्लोप जो है स्लोप है वो मूविंग डाउन को शो करती है और पॉजिटिव स्लोप जो होती है वो हमेशा मूविंग अप को शो करती है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्लोप क्या होती है? इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्लोप में ये होता है कि राइज, जैसे m जो है वो बराबर होता है राइज ओवर रन के, ऐसे। तो अगर मैंने राइज मालूम करना हो तो ये बार स्लोप और रन के बराबर होगी। ठीक है, तो आपने पॉइंट जो यहाँ पे नोट करना है वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, यानी जो पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ एक लाइन में मूव करेगा तो जितने m यूनिट्स जो हैं वो राइज के होंगे वो उतने ही यूनिट्स रन के भी होंगे। जितने यूनिट्स जो हैं वो राइज के होंगे उतने ही यूनिट्स रन के भी होंगे, यहाँ पे भी और एक ही जैसे हो। तो राइज जो है वो वाई वैल्यू जो इस पॉइंट के ऊपर होगी वो रन की एक्स वैल्यू के हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसीलिए बाज़ दफ़ा हम इसको ये भी कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, यानी एक्स के अंदर जितने यूनिट्स जो हैं वो एक्स के वो तय करेगा, उतने ही यूनिट्स वो वाई के भी तय करेगा। इसी तरह से वाई की वैल्यू जो इस पॉइंट पे होगी वो रन की वैल्यू जो है वो चेंज कर देगी। तो इसी वजह से जो वैल्यू चेंज आएगी, ये देखें ऐसे, जो वे वैल्यू जो चेंज आएगी वो जो है वो एक्स की वैल्यू की वजह से होगी, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्लोप बनती है हमारे पास, फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था ये उसकी है। ये देखें, ये 6298 ये इसका बता रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे P1 था 98 और P2 हमारे पास था 6 और 2, सॉरी P1 हमारे पास ये था, P2 हमारे पास 98 था। तो अब हमने इसको सॉल्व किया था, तो हमारे पास क्या इसका आंसर आ रहा था, हमारे पास इसका स्लोप का आंसर आ रहा था 2। क्या आंसर आ रहा था, 2 आ रहा था। तो यहाँ से आप देखें कि ये चीज़ क्या आ गई है, पॉजिटिव में आ गई है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो पॉजिटिव स्लोप होगी वो मूविंग अप होगी, मूविंग अप। पॉजिटिव स्लोप क्या है, पॉजिटिव स्लोप क्या शो करती है, मूविंग अप को शो करती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ट्रैवलिंग लेफ्ट टू राइट अ पॉइंट ऑन द लाइन राइजेस 2 यूनिट्स फॉर ईच यूनिट इट मूव्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स। तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स की तरफ इसने मूविंग की है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास जो पेयर था, ऑर्डर्ड पेयर था, वो था हमारे पास 29 और 43, 29 और 43, और इसका मेरे पास स्लोप का आंसर निकलता था -3, स्लोप का आंसर निकलता था -3। इसका भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ये ग्राफ जो है जितने यूनिट्स वो रन के तय करेगा, इतने ही यूनिट्स वो राइज के भी तय करेगा। अब ये जो है चूंकि ये माइनस में है तो इट मीन्स कि ये लेफ़्ट टू राइट तो है, लेकिन ये नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेगेटिव स्लोप होती है, जो नेगेटिव स्लोप होती है वो क्या होती है, मूविंग डाउन होती है। तो इसमें जो है वो नेगेटिव स्लोप आ रही है। तो मेरे पास यहाँ पे P1 जो था वो 2 और 9 था, और P2 मेरे पास था 4 और 3। तो ये जो स्लोप है ये किसको शो कर रही है, मूविंग डाउन को शो कर रही है। थर्ड जो था हमारा पास, उसका आंसर आता है 0। आप वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, सेम यही आएगा 0। तो जो 0 होता है ना वो मूविंग अप में शामिल होता है, ना वो मूविंग डाउन में शामिल होता है, वो न्यूट्रल होता है। तो इसका जो शेप है वो हमारे पास इस तरह बनेगी, एक वर्टिकल लाइन होगी। तो ये जो है क्या शो कर रही है कि ट्रैवलिंग लेफ्ट टू राइट अ पॉइंट ऑन द लाइन नाइदर राइजेस नॉर फॉल्स, ना वो राइज करती है ना ही वो। अब पॉजिटिव स्लोप मीन्स द लाइन इज इंक्लाइंड अपवर्ड टू द राइट। यही बात जो मैंने आपको बताई कि पॉजिटिव स्लोप जो है ये जाहिर करती है कि मूविंग अपवर्ड हो रही है, और नेगेटिव शो करती है मूविंग डाउनवर्ड होती है। अब बारी आती है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, जो भी आपके पास स्लोप बन रही होती है, ये देखें ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जो भी स्लोप आपके पास बन रही होती है उसके ऊपर जो एंगल बन रहा होता है वो कहलाता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होता है वो होता है tan थीटा, स्लोप के बराबर होता है m इज़ इक्वल टू tan थीटा। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है। अब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो है वो m इज़ इक्वल्स टू 1 है, तो मैंने निकालना है tan थीटा इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, m हमारे पास किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। तो अब मैंने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा रिवर्स इज इक्वल टू थीटा हो जाएगी। m की वैल्यू 1 है और हमें पता है कि ये tan होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री किसके बराबर होता है, π/4 के, मल्टीप्लाइज बाय 1 इज इक्वल टू थीटा। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ 1/4 पाई इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जाम्पल में वैल्यू शो कर दी है। अच्छा जी, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी हो गया। इसके बाद आती है पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं कि अगर लाइंस जो हैं वो पैरेलल उस वक्त होती हैं जब m1 जो है वो बराबर होगा m2 के, और परपेंडिकुलर उस वक्त होंगी जब m1 m2 जो है वो इक्वल्स टू होगा -1 के, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर होगा, तब ये परपेंडिकुलर होंगी। इस केस में ये क्या होंगी, प्रीपेंडिकुलर, और इस केस में ये होंगी पैरेलल। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं।
अच्छा जी, अगर तो ये है परपेंडिकुलर, तो अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें से जो है वो पैरेलल हैं और अगर ये पैरेलल हैं तो समझ जाएं कि इन दोनों का स्लोप जो है वो सेम है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के बराबर है। फॉर एग्जांपल ये m2 बराबर क्या हो जाएगी, -1 ओवर m1 के। m1 बराबर किसके हो जाएगी, -1 ओवर m2 के। इनमें से दो इक्वेशंस निकलती हैं। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल आ रही है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये चीज़ हमें ये शो करती है कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर उस सूरत में होती हैं जब स्लोप्स जो हैं वो नेगेटिव हों या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हों। स्लोप्स क्या हों, नेगेटिव। ये देखें नेगेटिव साइन आ रहा है दोनों में, यानी दोनों स्लोप्स जो हैं वो नेगेटिव हैं और एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी दोनों के उलट हैं। एक दूसरे के उलट हो जाने को रेसिप्रोकल कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल इन्होंने दी हुई है। कहता है ए हमें दिया हुआ है 1 3, बी हमें उन्होंने दिया हुआ है 3 7 और सी दिया हुआ है 7 और 5। कहता है वर्टिक्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर मैं स्लोप ए और बी लूँ, ए और बी में देखूँ तो ये मेरे पास x1 y1 और ये x2 y2 बनता है। तो फिर मेरे पास m1 किसके बराबर हो जाएगा, m1 मेरे पास किसके बराबर आएगा जी। तो m1 हम बाद में किस तरह आएगा, y2 माइनस y1 के और x2 माइनस x1 के। जब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करूँगी 7 माइनस 3 और 3 माइनस 1, तो 7 में से 3 माइनस किए तो 4 और ये 2 2 2 द 4 और ये मेरे पास m1 आंसर आ गया 2। ठीक है। इसी तरह से अब मैं b और c को लूँगी तो b मेरे पास x1 और y1 बन जाएगा और c मेरे पास x2 और y2 बन जाएगा। इसी तरह से मैं अगर m2 निकालूंगी तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। तो y2 मेरे पास है 5 और y1 है 7, x2 मेरे पास है 7 और x1 है मेरे पास 3। तो ये मेरे पास आ जाएगा -2 और ये 4। तो 2 1 द 2 2 2 द 4 -1/2। तो मेरे पास ये जो m2 आ गई है वो आती है -1/2। तो अगर मैं यही चीज़ मालूम करूं, यानी m1 और m2, अब बारी आती है m1 और m2 के कि भाई ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो m1 m2 इज़ इक्वल्स टू -1 के। m1 मेरे पास अभी आंसर निकला है 2 मल्टीप्लाइज बाय -1/2 इज इक्वल टू -1। ये इससे कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1। तो बाकी m1 m2 जो है वो -1 के ही इक्वल है। ये चीज़ मेरे पास प्रूफ हो गई। क्या हो गई, प्रूफ हो गई। अच्छा जी, तो फिर ये एक राइट ट्रायंगल बनती है। अब नेक्स्ट इसमें चीज़ आती है इक्वेशंस ऑफ लाइंस। इक्वेशंस ऑफ लाइंस जो हैं वो क्या है, लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। देखें ये बहुत ही आसान है। कहता है लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ग्राफ है, ये है मेरे पास x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एक लाइन जो है ये x एक्सिस के पैरेलल जा रही, इसको मैं L2 का नाम दूंगी, और ये जा रही है y एक्सिस के पैरेलल और ये L1 का नाम है। इस पॉइंट पे जो पॉइंट बन रहा है वो 0 और b बन रहा है, और इस पॉइंट पे जो पॉइंट बन रहा है वो a और 0 बन रहा है। यानी कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन L1 के ऊपर हर पॉइंट जो है वो x कोऑर्डिनेट को शो करेगा। L1 का एक ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट बनता है, तो ये जो है वो एक x कोऑर्डिनेट a का शो करेगा, और L2 का हर पॉइंट जो है वो y कोऑर्डिनेट b को शो करेगा। क्योंकि ये y के ऊपर जो है वो बन रहा है तो इसीलिए इसके x में 0 और y में b आएगा, और चूंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाइन ड्रॉ की हुई है तो इसका x एक्सिस जो है वो a और y एक्सिस जो है वो b आ रहा है। समझ आ गई। अच्छा जी, अब वो यहाँ पे ये बात बताना चाहता है कि जो सिंपलेस्ट केसेस हैं कि पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस के लाइन उस वक्त y एक्सिस के पैरेलल होती है जब वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। अब ये देखें यहाँ से x एक्सिस को आके इंटरसेक्ट किया तो इट मीन्स ये y के पैरेलल है। अब ये जो है उस वक्त पैरेलल होगी y के जब ये x को इंटरसेक्ट करेगी, इसी तरह उस वक्त होगी x के पैरेलल जब ये y को इंटरसेक्ट करे। तो दोनों कंडीशंस इसमें कंप्लीट हो गई हैं। अच्छा जी, इसमें जो है वो उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि a 0 और 0b आर रिप्रेजेंटेड। अगर x जो है वो a है तो y b के बराबर है। अगर x हमारे पास जो है वो a के बराबर है तो y उसने कहा है कि b के बराबर है। अच्छा, इस ग्राफ में उसने ना यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो दे दी है -5 और y की वैल्यू जो है वो 7 दे दी है। तो 7 के लिहाज से और 5 के लिहाज से उसने कुछ ग्राफ बना के दिखाया है कि x इज इक्वल टू -5 इज़ अ वर्टिकल लाइन थ्रू -5 और 0 एंड द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल
इक्वल टू 7 इज़ अ हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द 0 और 7। तो ये चीज़ें उसने थोड़ी सी बयान की हैं एक्सिस में। अच्छा जी, नेक्स्ट जो इसमें हमारे पास है लाइंस डिटरमाइंड बाय पॉइंट एंड स्लोप। ये टॉपिक जो है वो मैं इसके पार्ट 2 में कवर करना चाहूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हैं वो थ्योरम्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी हैं कुछ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सोचा था कि इस लेक्चर के 2 पार्ट बनाऊँगी ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो सके। तो इसी मकसद से मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस में मेरी हौसला अफजाई हो सके। और अपना बेल आइकॉन ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन साथ के साथ होती जाए। ताउन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।